हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर यदि हम लोगों को संख्या पद्धति के बारे में अगर पता नहीं होगा तो फिर हम लोगों को थोड़ा आगे दिक्कत होगा। तो हम लोग संख्या पद्धति से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग 10th क्लास का वास्तविक संख्या शुरू करेंगे। हम तो संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या। संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या, पढ़ेंगे हम कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग संख्या नंबर। तो गिनती के अंक को संख्या कहते हैं, गिनती के अंक को संख्या कहते हैं। यदि किसी बच्चा को गिनती गिनने के लिए बोला जाए तो गिनती में जो जो अंक का वो प्रयुक्त करेगा वही हमारा संख्या होता है। तो गिनती के लिए अंक का प्रयोग करते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इन्हीं सभी अंकों को मिला करके हम संख्या का निर्माण करते हैं, संख्या बनाते हैं। जैसे यदि हमें 12 लिखना है तो 1 और 2, इन दोनों अंकों को मिला के हम 12 बनाएंगे। जैसे हमें लिखना है 54 तो हम लिखेंगे 5 और 4 लिखेंगे हम। तो ये हमारा दोनों अंक मिलके हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया संख्या बन गया हमारा। तो गिनती के अंक को संख्या कहते हैं, गिनती के अंक को संख्या कहते हैं। संख्या के बाद हम लोग आते हैं प्राकृत संख्या। संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं ये जानेंगे हम। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहेंगे, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे हमें गिनती गिनने के लिए अगर किसी बच्चा को हम बोल दें कि चलो बाबू गिनती सुनाओ, तो वो गिनती कहाँ से शुरू करेगा, वो गिनती शुरू करेगा 1 से। तो 1 से गिनती शुरू करेगा और जहां तक उसे याद होगा वहां तक वो गिनेगा। तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर इन्हें लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग कि गिनती के सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल हम लोगों का हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा अनंत तक जाएगा। प्राकृत संख्या हमारा अनंत तक जाता है, इसे हम इनफाइनाइट या अनंत बोलते हैं इसे हम। तो गिनती की सारी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है हम ये सब जानेंगे हम। तो पूर्ण संख्या कहते हैं कि गिनती की मतलब प्राकृत संख्या के पहले यदि हम 0 को शामिल कर दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे हमारा लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा है प्राकृत संख्या हमारा ये। अब इसके जस्ट पहले हम 0 को लगा देंगे हम, इसके जस्ट पहले यदि हम 0 लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या बन जाएगा हमारा ये। यदि हम 0 को लगा देंगे हम इसके पहले तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे हम लोग। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। अब ये पूर्णांक संख्या का परिभाषा हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो जब पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाए, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखा जाए तो वो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है। अर्थात समझेंगे इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग कैसे ये होता है। जो ये होता है हमारा लिखा हुआ है
0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा पूर्ण संख्या, अब ये हमारा धनात्मक के तरफ लिखा गया है हमारा। अब यही जस्ट चीज हम लिखेंगे ऋणात्मक के तरफ, -1 -2 -3 -4 -5, और इधर भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारा इधर भी हो जाएगा। तो इन सबों को मिला करके हमारा बन जाएगा पूर्णांक संख्या। इन सबों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता है हमारा 4 प्रकार का होता है। पूर्णांक संख्या हमारा 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार पूर्णांक संख्या कौन कौन होता है ये हम जानते हैं हम। तो पूर्णांक संख्या को बांटा गया है 4 वर्गों में। 4 वर्ग कौन कौन है ये हम देखते हैं। पूर्णांक संख्या हमारा पूर्णांक संख्या हमारा 4 प्रकार कौन कौन है ये जानेंगे हम। तो पूर्णांक संख्या में सबसे पहले हमारा आएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बाद हो जाता है हमारा अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक के बाद हो जाएगा हमारा अऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या को 4 वर्गों में बांटा गया है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। अब इसे पहचानते हैं कि क्या क्या हमारा, कौन हमारा धनात्मक होगा, कौन हमारा ऋणात्मक होगा, कौन अधनात्मक होगा। तो इसे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक जब भी बोलेगा हमारा धनात्मक पूर्णांक, तो वो हमारा शुरू होगा 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारा कहला जाएगा कौन संख्या पर कहला जाएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे ये हम देखेंगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है कि जब पूर्णांक संख्या जो हमारा था उसमें सिर्फ ऋणात्मक वाला पार्ट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे इसमें कौन कौन हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा कहला जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहला जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे अधनात्मक पूर्णांक संख्या। तो अधनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये हम समझने का कोशिश करेंगे कि किसे कहते हैं अधनात्मक पूर्णांक संख्या। तो जैसे धनात्मक यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा लिखा हुआ है धनात्मक, तो धनात्मक में आ लग गया, मतलब इसमें कि हमारा धनात्मक संख्या नहीं रहेगा। जैसे कोई कथन लिखा हुआ रहता है सत्य, कोई कथन लिखा हुआ रहता है सत्य, अब इसमें सिर्फ हम आ लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है असत्य संख्या बन जाता है, असत्य बन जाता है। तो मतलब इस जो कथन सत्य था उसमें आ लगा दिए तो वो हो गया असत्य, मतलब जो कथन था उसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक संख्या, इसमें लग गया हमारा आ, मतलब ये धनात्मक वाला नहीं रहेगा। तो अब रहेगा कौन, तो धनात्मक वाला नहीं रहेगा तो ऋणात्मक वाला रहेगा। तो अब ऋणात्मक वाला लेंगे अगर हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो अब बच्चा को कंफ्यूजन होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो फर्क इसमें ये रहेगा कि जो ऋणात्मक संख्या था वो -1 से शुरू हो रहा था, और जो अधनात्मक था वो हमारा 0 से शुरू होगा, 0 से लेके माइनस की तरफ इनफिनाइट तक रहेगा, वो हमारा हो जाएगा अधनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं अऋणात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं। तो अऋणात्मक मतलब इसमें ऋणात्मक संख्या था पहले, ये इसमें आ लग गया तो मतलब इसमें ऋणात्मक नहीं रहेगा। तो इसमें ऋणात्मक नहीं रहेगा तो रहेगा कौन, तो इसमें धनात्मक रहेगा। तो ये कहां से शुरू होगा, तो ये शुरू होगा हमारा 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7
8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारा अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा हो गया अऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। तो हमने अभी तुरंत सीखा कि पूर्णांक संख्या को 4 वर्गों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। इसे हम फिर से समझने का कोशिश करते हैं एक बार इसे हम। तो हम चलो इसे एक बार हम फिर से समझते हैं हम। तो पूर्णांक संख्या जो हमारा था उसे बांटा था हमने 4 वर्गों में। 4 वर्गों में क्या था, तो पहले पूर्णांक संख्या पहले हम देख लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या होता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है हमारा। अब इधर था -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक माइनस में। तो ये हमारा सभी संख्या जो था ये सभी संख्या हमारा पूर्णांक संख्या था ये हमारा। अब पूर्णांक संख्या में कहां से जो हम लोग लिख देखे थे कि 4 वर्गों में बांटा गया था। तो यदि हम 1 से लेते हैं इनफाइनाइट तक तो ये हमारा कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। मतलब कि धनात्मक पूर्णांक को अगर एक तरह से हम देखें तो इसे हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या में हमने पढ़ा था कि यहां से 1 से लेके इनफाइनाइट तक ही था। लेकिन यदि इसमें हम 0 को शामिल कर लेते थे तो हमारा क्या बन जाता था, हमारा पूर्ण संख्या बन जाता था। और यहां अगर पूर्णांक संख्या में अगर देखेंगे तो 0 को हम शामिल कर लेंगे तो अऋणात्मक संख्या हो जाएगा हमारा। कहां से कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा हो जाएगा अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। उसी तरह से यदि हम इधर लेते हैं -1 की तरफ लेते हैं तो -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक जो है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। लेकिन इसी को यदि हम 0 से काउंट करें तो ये हमारा हो जाएगा अधनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा हमारा। मतलब इसमें धनात्मक कोई नहीं रहेगा, अधनात्मक हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या का वर्गीकरण हम लोग सीखे हैं। हम लोग इसके बाद और आगे हम सीखते हैं। अब हम लोग पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं ये जानेंगे हम लोग। तो भाज्य संख्या कहते हैं किसको, देखेंगे हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों देखते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्या का परिभाषा की तरफ देखते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो। मतलब सिर्फ एक से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो और किसी से भी विभाज्य नहीं हो। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी ये हम देखेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखते हैं हमारा 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है क्योंकि ये किसी से भी नहीं कटता है, ये खुद से कटता है, मतलब खुद से विभाजित होता है और एक से विभाजित होता है ये, और किसी से विभाजित नहीं होता। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3। तो 3 भी ये खुद से विभाजित होता है और एक से विभाजित होता है और किसी से नहीं होता। तो ऐसा कौन कौन संख्या है, तो 2 3 5 7 उसके बाद 11 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से मतलब ये बहुत सारी संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या का सही परिभाषा क्या होगा कि एक से बड़ी, क्योंकि देखो अगर एक से बड़ी हम नहीं बोलेंगे तो इसमें एक भी आ जाएगा और एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच्चे इसका परिभाषा गलत बोलते हैं। बच्चे इसका परिभाषा बोलते हैं क्या कि वे सभी संख्या जो एक और अपने से के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उस तरह से तो हमारा 1 भी हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो 1 को यहाँ पे हमको छोड़ के बोलना है, बोलना है एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी और से विभाज्य नहीं हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो एक से बड़ी परिभाषा में बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक से बड़ी नहीं बोलेंगे तो हमारा एक भी काउंट हो जाएगा जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह से हम आते हैं भाज्य संख्या में।
तो भाज्य संख्या हम देखते हैं किसको कहते हैं, तो भाज्य संख्या में होगा वैसी संख्या जो एक और अपने के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो, कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। तो परिभाषा जिसे बोले उसके हिसाब से देखना है कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और अपने के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो। तो अपने से बड़ा भी देखना है, मतलब अपने से बड़ा नहीं, एक से बड़ा देखना है। चलो तो यहाँ पे देखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 4 है। देखते ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें था कि कम से कम एक से कटे और खुद से तो ये विभाज्य होगा ही होगा, और कम से कम एक और से विभाज्य हो। तो एक और संख्या से किससे विभाज्य, ये हमारा 2 से विभाज्य है। तो ये नियम का फॉलो किया तो ये हमारा 2 हो गया भाज्य संख्या। 2 के बाद देखते हैं 5, किसी से विभाज्य नहीं है क्योंकि ये तो इसमें आ गया। उसके बाद देखते हैं 6, तो हाँ 6 है। अच्छा इससे पहले देखते हैं कोई, इससे पहले कोई वाला इसके पहले जो था 2 और 3 था या नहीं था। तो 2 और 3 तो हमारा किस में आ गया था, अभाज्य संख्या में आ गया था, अर्थात ये किसी और से विभाज्य नहीं है। तो 2 और 3 तो हमारा होगा नहीं। तो 4 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 के बाद 7 भी किसी से विभाज्य नहीं होगा, 7 भी नहीं। उसके बाद 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा हमारा। 9 किससे किसी विभाज्य है, तो खुद से है, 1 से है और 3 से भी है। 9 के बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 12 भी हो जाएगा, इसी तरह से और भी हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। तो यदि हमें क्वेश्चन, देखो यहां से क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो हमारा 2 है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सी सम अभाज्य संख्या है, तो सम अभाज्य संख्या हमारा सिर्फ एक ही गो है, हमारा कौन है, सिर्फ 2। इसमें से और कोई भी सम होते हुए अभाज्य संख्या हमें नहीं मिलेगा। हमें सम होते हुए अभाज्य संख्या सिर्फ हमारा 2 है, और कोई भी संख्या सम भी हो और अभाज्य भी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ हमारा 2 है। उसके बाद बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होगा। इसका प्रयोग हम बहुत ज्यादा करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, तो मतलब वैसा गुणनखंड हो, उसमें मतलब ऐसा खंड में हम संख्या को तोड़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही आए और कोई भी संख्या उसमें नहीं आएगा, तो उसी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे हम। तो इसका प्रयोग हम लोग बहुत जरूरी है, मतलब इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करेंगे हम। तो याद रखना है कि कौन कौन हमारा अभाज्य संख्या है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते होंगे, एलसीएम निकालते होंगे। तो उसमें जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 198 है, तो इसमें क्या आप इसमें डायरेक्ट आप कितना से लगाते होंगे, सबसे पहले 2 से। यदि 2 से नहीं लगता होगा तो फिर आप लगाते होंगे 3 से। 3 से नहीं लगता होगा तो आप 4 से नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो 4 से कट जाएगा वो 2 से कटेगा, वो 2 से विभाज्य होगा, इसलिए हम 4 से नहीं लगाते। तो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से लगाते हैं हम, इसीलिए उसका नाम अभाज्य गुणनखंड होता है उसका नाम। तो हम लोग अभाज्य संख्या हम लोग सीख लिए। उसके बाद हम लोग और आगे सीखते हैं। इसके बाद हम लोग अभी और आगे हम लोग क्या सीखते हैं, देखते हैं आगे हम। तो आगे अब सीखते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और हम लोग सीख लेते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। जो 2 से पूरा जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सम संख्या कहलाएगा। तो 2 से भाग दे के भी देख सकते हैं, या तो फिर बिना भाग दिए हम बता सकते हैं। छोटा बच्चा तो हम रहे नहीं कि उसमें भाग दे के देखेंगे, हम बिना देखे, मतलब अर्थात जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई देगा, जिसका भी इकाई अंक, वो हमारा सम संख्या कहलाएगा। लेकिन बचपन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो अब बताओ कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5, 4, 2, 7, 6, 7, 3, 5 इतना लिखा हुआ है और 4, क्या अब इसमें हमें पूछेगा कि ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो क्या इसमें 2 से डिवाइड करके देखेंगे हम। तो अब छोटा बच्चा नहीं रहे हम लोग, बड़ा हो गए हम लोग। तो अब हमें देखना है कि हाँ ये हमारा लास्ट का डिजिट जो हमारा है वो क्या है, हमारा सम संख्या है। तो सम संख्या है तो अर्थात ये सम संख्या है। और विषम संख्या का परिभाषा क्या देखेंगे हम, तो विषम संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम कहेंगे
विषम संख्या कहेंगे। तो ये हमारा विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या कब कहेंगे? तो विषम संख्या तो ये परिभाषा के अनुसार हो गया। और हम लोग को जब देखेंगे हम लोग की डायरेक्ट बताना है कि सम है कि विषम है, तो उसके लिए देखेंगे जिसका भी यूनिट डिजिट इकाई अंक रहेगा 1 3 5 1 3 5 7 9, जिसका भी यूनिट डिजिट इकाई अंक हमें इतना दिखाई देगा वो हमारा क्या कहला जाएगा? वो हमारा कहला जाएगा विषम संख्या कहलाएगा। वो हमारा विषम संख्या हम लोगों ने सीख लिया, सम विषम हम लोग सीख लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या पढ़ लेंगे। सह अभाज्य संख्या हम लोग को पढ़ना था अभाज्य के बगल में ही, तो चलो कोई बात नहीं, सह अभाज्य संख्या पढ़ लेते हैं। तो सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? मतलब वैसी, मतलब इसका परिभाषा अगर देखेंगे तो इसका परिभाषा क्या होगा कि वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 आए, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 आए, वो दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो ये हम देखेंगे कौन कौन होगा। ये हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 जैसे देखेंगे तो ये हमारा सह अभाज्य संख्या है। कैसे? तो इसका यदि हम एचसीएफ, बचपन में हम लोग महत्तम समावर्तक या एचसीएफ सीखे हैं, तो इसका एचसीएफ हम निकालेंगे तो वो हमारा 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा? ये सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जब भी रहेगा तो इस रूप में दिया हुआ रहेगा, और क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या। ये सब जब हम अपना चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे, और उसमें हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे उसको हम लोग। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो 4 5 भी हो सकता है, उसके बाद हमारा 6 7 भी हो सकता है। मतलब दो ऐसा संख्या लेना है जिसका कि क्या हो जाए, हमारा एचसीएफ हमारा 1 हो जाए, तो वो हमारा कहला जाएगा सहअभाज्य संख्या कहला जाएगा। अब सहअभाज्य संख्या के बाद हम लोग आगे सीखेंगे हम लोग, चलो सहअभाज्य संख्या के बाद हम लोग सीखते हैं आगे सहअभाज्य संख्या के बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, इसका परिभाषा चलो हम लिख देते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा ये Q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और वैसी संख्या कौन संख्या? तो लिखेंगे कि जहां P और Q कौन संख्या रह लेंगे हम, तो P और Q के जगह पे हम कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, लेकिन कोई पूर्णांक संख्या लेंगे लेकिन Q के जगह पे हम 0 नहीं लेंगे। Q के जगह पे यदि हम 0 लेंगे तो क्या होगा वो समझेंगे। जैसे कोई संख्या हम लिखे हैं P बटा Q के रूप में, तो P के जगह पे हम ले लिए 5, अब इसके नीचे हम ले लिए हम 0, तो ये जो हमारा संख्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित संख्या हो जाएगा। अपरिभाषित संख्या हो जाएगा। इसलिए हम Q के जगह पे 0 नहीं ले सकते हैं। Q के जगह पे हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, इसीलिए तो हमको Q के जगह पे 0 नहीं लेना है। Q के जगह पे 0 ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा अपरिभाषित संख्या हो जाएगा। इसलिए बोलता है Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब P और Q जहां कहां से लेंगे हम, तो पूर्णांक संख्या से लेंगे हम। तो ये हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग देखे। परिमेय संख्या के बाद हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या हम देखते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, उसे क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलो इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग।
वैसी परिमेय वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें भी हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, वो इसमें भी हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अब अपरिमेय संख्या के बाद हम लोग आते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या था, तो पूर्णांक कोई पूर्णांक संख्या जैसे हमारा लिखा हुआ है 5, तो 5 के नीचे यदि हम 1 डाल दिए तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। तो ये Q के रूप में लिखा जा सकता, अर्थात कोई भी से लिखा हुआ है 7, पूछेगा 7 जो है हमारा परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, ये तो एक हमारा रहता है। तो ये हमारा हो गया P और ये हो गया हमारा Q। तो P/Q के रूप में हमारा आ गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। उसके बाद जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, -5 है तो -5/2, ऊपर वाला हो गया P, नीचे वाला हो गया Q। तो ये हमारा हो जाएगा P/Q के रूप में हमारा हो जाएगा। चलो इसको हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्या क्या इसमें हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे 5 ये भी हमारा है, -5 ये भी हमारा P/Q के रूप में लिखा जाएगा, परिमेय संख्या है। 5/2, 2/5 ये सभी हमारा हो जाएगा ये सभी हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल चलो क्या होगा देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या की क्या होगा समझेंगे हम। इससे हो जाएगा √2, मतलब इसको हम ये परिभाषा को इग्नोर करके हम अपना देखते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन बना सके हम। तो देखेंगे वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त हो, मतलब जो जिसका पूर्ण का पूर्ण वर्गमूल निकाले हम तो पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त हो, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे अगर √2 का अगर हम वर्गमूल निकालने जाएंगे तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। उसी तरह से देख लेंगे हम √3, तो √3 भी हमारा क्या हो जाएगा, तो √3 भी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, √3 हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √4 अगर देखते हैं तो √4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो √4 का वर्गमूल निकल जाएगा हो जाएगा 2, और 2 के नीचे फिर हम 1 डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा तो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा ये हमारा परिमेय, अर्थात ये हमारा अपरिमेय में नहीं आएगा। तो इससे हम क्या सीख मिला हमको कि जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, इससे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, पहचाने इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है या कौन परिमेय संख्या है। तो यदि हमें परिभाषा ढंग से पता नहीं होगा या पहचानने नहीं आएगा तो वहां पे हम गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पहचानेंगे हम सिंपल भाषा, इन सभी परिभाषा को इग्नोर करना है और देखना है कि जिसका वर्गमूल पूरा नहीं ज्ञात किया जा सकता है वो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और देख लेते हैं, √5 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √6 का इसका भी नहीं निकलेगा, √7 का इसका भी नहीं निकलेगा, √8 का इसका भी नहीं निकलेगा, √9 का निकल जाएगा। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो जिसका भी वर्गमूल पूरा ज्ञात नहीं किया जा सके वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब अपरिमेय संख्या के बाद हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो हम लोगों को सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ना है। हम लोगों को पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर 10th क्लास का पहला एक्सरसाइज हमारा वास्तविक संख्या ही है। तो इसका वर्गीकरण हम लोग चित्र के माध्यम से भी करेंगे हम लोग। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, ये इसका परिभाषा देखते हैं। तो वास्तविक संख्या कहते हैं कि जब परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को
मिला करके लिखते हैं, मतलब परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये समझेंगे ये हमारा वास्तविक संख्या कैसे कैसे, इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 5 ये हमारा कौन संख्या है, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। और √5 ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। -√5 ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो गया हमारा। माइनस यहाँ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा हमारा, मतलब ये माइनस हमारा अंदर नहीं जा सकता है। अंदर माइनस यहाँ रहेगा तो ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर माइनस चल जाएगा इसके अंदर तो ये हो जाएगा हमारा अवास्तविक संख्या हो जाएगा, जो कि हमको 10th क्लास में इसके बारे में हमको पढ़ना है। जब ग्राफ से हम लोग पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे तो हम लोग देखेंगे, ये भी देख लेंगे हम। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग, तो ये √5 5/2 -5/2 -5/2, उसके बाद लिख सकते हैं कि √5/2, इस तरह से लिखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। इन सबों के सम्मिलित रूप का मतलब कि जितना देर से हम पढ़, इतना देर से जो भी हम पढ़े, वो सबके सब संख्या जो था हमारा वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे, अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।